नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी अर्थशास्त्र की रिवीजन की क्लास में 11वीं के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। और इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को भी याद कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद लेसन 9वां हम लोगों का चालू है, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय के अंतर्गत बहुत सारे मुद्दों की जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जो अलग अलग मुद्दे बताए उसके पुनरावर्तन में अगले वीडियो में हमने राष्ट्रीय आय को मापने की जो पद्धतियाँ है, उत्पादन पद्धति, खर्च पद्धति, और तीसरी जो लास्ट की जो चल रही थी वो खर्च पद्धति। वो खर्च पद्धति के अंतर्गत हम लोगों ने जो मुद्दे देखे उसके अंतर्गत हम लोगों ने खर्च पद्धति के जो 4 घटक है, उपयोग खर्च, पूंजी निवेश खर्च, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात खर्च, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आप लोगों को आगे का टॉपिक जो पढ़ना है वो राष्ट्रीय आय में न गिने जाने वाले खर्च कौन कौन से हैं, तो उसमें आप लोग टिक लगा लो। एक, सेकेंड हैंड वस्तु की खरीदी पर किया गया खर्च। नंबर 2, आवागमन का खर्च। फिर आगे जाओ, पुराने शेयर खरीदने का खर्च, पेंशन, बेकारी भत्ता, विधवाओं को दी जाने वाली सहायता, अंतरिम उपभोग्य वस्तुओं का राष्ट्रीय आय के अंतर्गत खर्च पद्धति में समावेश नहीं होता। कुछ खर्च वस्तु और सेवाओं के उत्पादन हुए बिना ही होता है, उसमें सिर्फ मुद्रा का ही आवागमन होता है। सब्सिडी जैसे खर्च को राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता। इन शॉर्ट आपका मुद्दा इतना ही है कि राष्ट्रीय आय में कौन कौन से खर्च को गिना नहीं जाता। 2 अंकों में पूछे तो वापस सेकेंड हैंड वस्तु 1, आवागमन 2, तीसरा पेंशन, चौथा बेकारी भत्ता, 5 विधवाओं को दी जाने वाली सहायता, 6 पुराने शेयर खरीदने का खर्च, 7 अंतरिम उपभोग की वस्तुओं पर किया जाने वाला खर्च, 9वां वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में हुए बिना ही होता, उसमें मुद्रा का आवागमन नहीं होता। सब्सिडी वगैरह खर्च को राष्ट्रीय आय की खर्च पद्धति में गिनना नहीं है। आगे का जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ। तो कौन कौन से कठिन, क्योंकि व्यक्तियों के खर्च का आधारभूत आंकड़ा नहीं मिलता, जिससे इस पद्धति द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने में कई प्रकार की मुश्किलें पैदा होती है। जैसे कि सर उदाहरण के द्वारा बताओ, तो आरव नामक एक उद्योगपति, उसके अकाउंट या तो जो सीए जो है मिलाप को 30,000 वेतन देता है और वो 30,000 वेतन को खर्च के रूप में गिनता है। अब मिलाप नाम का जो अकाउंटेंट है वो अपने घर पर साफ सफाई के हेतु खुशबू को 3,000 रुपये मतलब देता है, तो वास्तव में खर्च कितना हुआ, तो कि 30,000 प्लस 3,000 तो 33,000। तो ये 33,000 गिनोगे तो दोहरी गणना हो जाएगी, क्योंकि खुशबू को
आरव ने जो मतलब पैसे 3,000 दिए वो उनके खुद के आय में से ही दिए, तो उसको उसमें प्लस करना नहीं है। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु ऊपर की पद्धतियों में से देश की कोई भी पद्धति का आप उपयोग कर सकते हो। कोई देश उत्पादन पद्धति का उपयोग करता है, कोई खर्च पद्धति का उपयोग करता है और कोई आय पद्धति का उपयोग करता है। अगर प्राप्त जानकारी के आंकड़े सही हो तो किसी भी पद्धति से राष्ट्रीय आय की सही गणना प्राप्त कर सकते, परंतु प्रत्येक पद्धति में कुछ न कुछ कमियां तो है ही, और वह यह कह सकते हैं कि यह पद्धति परस्पर एक दूसरे की पूरक है। उत्पादन पद्धति से राष्ट्रीय आय की गणना करके खर्च पद्धति द्वारा उसकी सच्चाई की जांच कर सकते हैं। विकासशील देशों के लिए उत्पादन पद्धति, तो अमेरिका और रशिया जैसे जो विकसित देश है उनके लिए आय पद्धति अधिक उपयोगी पद्धति मानी जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना या मापन के लिए जो कठिनाई है, भारत में सन 1954 में केंद्रीय सांख्यिकी संस्था CSO के द्वारा आय का आंकलन किया गया और उस आंकलन के अंतर्गत अमुक प्रकार के जो खर्च है वो उनकी समस्या है। तो कौन कौन सी समस्या है, तो पीछे वाले पेज पे जाओ तो 10-12 राष्ट्रीय आय की मापन की गणना करने में समस्या है। एक दोहरी गणना की समस्या, 2 स्वउपयोग की समस्या, 3 घिसाई जानने की समस्या, 4 कर टालने की समस्या, 5 गैरकानूनी आय की समस्या, 6 शुद्ध विदेशी आय की समस्या, 7 गणना में हिसाब की समस्या, आगे जाओ तो निरक्षरता की समस्या, और आगे जाओ तो छोटे पैमाने पर उत्पादन या विक्रय की आय की समस्या, नेक्स्ट वस्तु विनिमय प्रथा की समस्या, और 1 से अधिक व्यवसाय में जुड़े हुए लोग वगैरह राष्ट्रीय आय की समस्याएं। 10 समस्या 2 अंकों में अगर आपको पूछते तो इसको लिखने का प्रयत्न करना है। इस प्रकार से आप लोगों को राष्ट्रीय आय में जो अलग अलग कठिनाई है वो कठिनाइयों को लिखने का प्रयत्न करना है। बाकी की बातें अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो से कोई रिलेटेड समस्या या उलझन हो तो आप मेरे फ़ोन पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है पुनरावर्तन का तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।